कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ किताबों की कुछ पंक्तियों में छुपी होती हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण घर से, लेकिन खत्म होती है उस आसमान पर जहाँ भारत का नाम पहली बार रोशनी की तरह चमका। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद मामूली था, लेकिन सपने असाधारण थे। किसी ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसे बुझा पाना नामुमकिन था। वक्त गुजरा और एक दिन उस बच्चे ने अपने सपने को लोहे में ढालकर आग में बदलकर आसमान की ओर फेंक दिया। और जब वो आग उठी तो सिर्फ एक मिसाइल नहीं उड़ी, एक राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। आप सुनने जा रहे हैं भारत के मिसाइल महन की वो उड़ान जिसने देश की तकदीर बदल दी। तैयार रहिए, ये है अग्नि की उड़ान। वेलकम टू इनसाइड बुक। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह टूटा भी नहीं था। समुद्र की लहरें रमनाथपुरम के किनारों से टकरा रही थीं और हवा में नमक की हल्की सी महक तैर रही थी। इन्हीं शांत लहरों के बीच एक छोटा सा घर था, सादा, नम्र, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ। उस घर में एक बच्चा नींद से उठ गया था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में चमक थी और दिल में एक बेचैन सी उत्सुकता। नाम था अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वो खिड़की से समुद्र को देखता। हर लहर में कोई कहानी सुनाई देती, जैसे समुद्र कहना चाहता हो, उठो, आगे बढ़ो, दुनिया बहुत बड़ी है। और फिर वो कभी सोचता कि शायद ये समुद्र ही उसके सपनों का द्वार है, जो उसे ले जाएगा दूर किसी नई जगह, जहां आकाश और नीला होगा और सितारे उसके हाथ में टूट के जाएंगे। पिता की खामोशी में छुपी सीख। सुबह होते ही उसके पिता ज़ैनुलाब्दीन मस्जिद से लौटते हुए घर में कदम रखते। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति होती, जैसे भीतर कोई समुद्र बसता हो। कलाम अक्सर चुपचाप उनके पास बैठ जाते और पिता बिना कुछ कहे उन्हें देख लेते। उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस हाथ रखते और लगता जैसे कह रहे हों, ईमानदार रहना, मेहनत करते रहना, जीत अपने आप मिल जाएगी। कलाम इन्हीं बातों को अपने दिल में ऐसे संभालते जैसे दादी पुरखों की निशानी संभाल कर रखे। माँ का दिल जो हर भूखे को खाना खिलाता। घर में जब खाना बनता तो खुशबू दूर तक फैल जाती। उनकी माँ आशियम्मा हर आने वाले को थाली में खाना परोस देती, चाहे घर में कितना भी कम क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने की कमी पड़ जाती, लेकिन कलाम कभी माँ को शिकायत करते नहीं देखते थे। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि लगता जैसे दुआ और नेकी से घर हमेशा भरा रहता है। कलाम को लगता अगर दिल बड़ा हो तो दुनिया छोटी नहीं पड़ती। बचपन की गलियों में दौड़ता एक सपना। रमनाथपुरम की गलियां तंग थीं, छोटे छोटे घर, दुकानों से आती इमरती और भजियों की खुशबू, दूर मंदिर की घंटियां और पास से उठती अजान की आवाज। इन सब के बीच कलाम अपने दोस्तों के साथ हंसते, भागते, पतंग उड़ाते, कभी तट पर बैठकर कहानियां सुनते। उनके दोस्त कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, लेकिन उन्हें कभी ये फर्क समझ ही नहीं आया कि इससे क्या होता है। सब एक थे, सब साथ थे। यही कलाम ने सीखा, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, नाम धर्म सब बाद में आते हैं, पहली कमाई और पिता की आंखों की चमक। एक दिन कलाम ने सोचा कि वो भी कुछ मदद करें। सुबह सुबह अखबार बांटने का काम मिल गया। हाथ में अखबारों का बंडल और कंधे पर एक पुराना सा झोला। वो गलियों में दौड़ते हुए अखबार डालता और हर घर के बाहर उसे लगता जैसे वो छोटा बच्चा भी दुनिया को थोड़ी थोड़ी खबर पहुंचा रहा है। जब पहली बार उसने अपनी कमाई पिता के हाथ में रखी तो पिता मुस्कुराए नहीं, पर उनकी आंखों में चमक उभर आई। कलाम समझ गए, कभी कभी एक नजर 100 शब्दों से ज्यादा कहती है। उड़ान का पहला एहसास। शाम होते ही कलाम समुद्र किनारे बैठ जाते। लहरें आती जाती और ऊपर आकाश में उड़ते पक्षी उन्हें चुपचाप देखते। कलाम धीरे से कहते, काश मैं भी उड़ पाता। उन्हें नहीं पता था कि ये मासूम सा ख्याल आने वाले समय में पूरे राष्ट्र की उड़ान का आधार बनने वाला है। सुबह का समय था। रामनाथपुरम की हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान में फैली धूप अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। छोटे से घर का दरवाजा खुला और बाहर कदम रखा एक दुबले पतले शांत स्वभाव वाले लड़के ने। नाम अब्दुल कलाम।
कंधे पर किताबों का बंडल, आंखों में चमक और मन में एक गहरी बेचैनी, कुछ नया जानने की, कुछ अलग समझने की। स्कूल, जहां उनकी किस्मत धीरे धीरे आकार ले रही थी। स्कूल बड़ा नहीं था, दीवारों पर पपड़ी उतरी हुई थी, बेंचें लकड़ी की थीं, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन उस जगह में एक ऐसा जादू था जिससे सपनों का जन्म होता है। कलाम कक्षा के बीचों बीच बैठते, शांत, ध्यान से, हर बात को जैसे अपनी आत्मा में उतरते हुए। लेकिन जब बात आती विज्ञान की, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी दिखाई देती, मानो अंदर कहीं कोई दरवाजा खुल रहा हो। रामास्वामी अय्यर, वो शिक्षक जिसने एक बच्चे के भीतर ब्रह्मांड जगा दिया। एक दिन विज्ञान की कक्षा में उनके शिक्षक रामास्वामी अय्यर ब्लैक बोर्ड पर एक पक्षी बनाकर रुके। उनकी आंखों में उत्साह था, कक्षा में सन्नाटा था। अय्यर ने पूछा, बताओ पक्षी उड़ते कैसे हैं? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कलाम धीरे से आगे झुकाए, जैसे दिल के अंदर से कोई आवाज कह रही हो कि यह सवाल मेरे लिए है। अय्यर मुस्कुराए और समझाने लगे, जब पंख हवा को चीरते हैं तो प्रकृति एक संतुलन बनाती है और वही संतुलन उन्हें उड़ने में मदद करता है। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जो कलाम की आत्मा में हमेशा के लिए बस गया। अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? यही वो क्षण था जब विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं, एक सपना बन गया। समुद्र किनारे जाने का वो दिन जिसने सब बदल दिया। अगले दिन अय्यर छात्रों को समुद्र किनारे ले गए। लहरें उठ रही थीं, हवा तेज थी और आसमान में सफेद पंखों वाले पक्षी नाच रहे थे। अय्यर ने कहा, इन्हें देखो, ये उड़ नहीं रहे, ये तुम्हें सिखा रहे हैं कि उड़ना कैसे होता है। कलाम ने ऊपर देखा, पक्षी हवा को काटते हुए ऊपर उठते, फिर नीचे आते, फिर दोबारा ऊंचाई पकड़ लेते। उस पल उन्हें लगा जैसे ब्रह्मांड उनसे बात कर रहा हो, और उसी पल उन्हें अपनी दिशा मिल गई। अब विज्ञान सवाल नहीं, जुनून बन चुका था। वो घर लौटे एकदम चुप, कदम चलते रहे पर दिमाग कहीं और था। वो खुद से पूछ रहे थे, क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो इंसान को उड़ने की ताकत दे? उस रात जब सब सो चुके थे, कलाम समुद्र किनारे बैठे। चांद पानी पर चमक रहा था, हवा चेहरा छू रही थी और उनके अंदर एक गहरी शांत पर मजबूत आग जलने लगी थी। वो आग जिसे बुझना नहीं था। यहीं से एक वैज्ञानिक की यात्रा शुरू हुई। अब वे हर चीज को सवालों की नजर से देखने लगे कि हवा क्यों चलती है, तारे क्यों चमकते हैं, उड़ान का रहस्य क्या है। उनका हर सवाल उनके भीतर की उस आग को और तेज करता गया। उनके पिता दूर से उन्हें देखते, हल्की सी मुस्कान के साथ, और मन ही मन समझ जाते, ये बच्चा किसी अलग ही दुनिया के लिए पैदा हुआ है। और वो सच थे। यात्रा अब कठिन होने वाली थी। रामनाथपुरम की सुरक्षित शांत दुनिया से बाहर निकलकर जब कलाम आगे पढ़ने के लिए शहर पहुंचे, तो दुनिया अचानक बहुत बड़ी, बहुत तेज और कभी-कभी बहुत बेरहम लगने लगी। वो अब उस छोटे तटीय गांव के साधारण लड़के नहीं रहे। वे एक ऐसे छात्र थे जिसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कॉलेज का पहला दिन, जहां उम्मीदें और भय टकराते हैं। कॉलेज की ऊंची इमारतें, नई भीड़, नए चेहरे, सब कुछ उनके लिए अनजाना था। उन्होंने अपने आसपास देखा। कुछ छात्र अमीर परिवारों से थे, कीमती किताबें, अच्छे कपड़े,
आत्मविश्वास से भरे हुए, और दूसरी तरफ कलाम, सादा कपड़े, सीने में थोड़ी दबी हुई घबराहट और हाथों में कुछ पुरानी किताबें। उन्हें लगा, क्या मैं यहां फिट हो पाऊंगा? पर अगले ही पल उन्होंने अपनी मां की आवाज याद की, मेहनत करने वालों की किस्मत कभी छोटी नहीं होती। और वो धीरे धीरे मुस्कुराए। भौतिकी और गणित, दो दोस्त, दो दुश्मन। कॉलेज की शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ विषय समझ आते, कुछ बिल्कुल नहीं। भौतिकी उन्हें जैसे बुला रही थी। हर सूत्र, हर प्रयोग उन्हें अपने सपने के और पास ले जाता। लेकिन गणित, वो जैसे हर मोड़ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता। कई रातें वो अकेले बैठकर एक एक सवाल को हल करते, गलतियां करते, मिटाते, फिर से लिखते। कभी कभी थक जाते, कभी चिढ़ जाते, लेकिन हार, वो शब्द उनकी दुनिया में था ही नहीं। पहली बड़ी असफलता। एक दिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा का परिणाम आया। वो पास नहीं हुए। पहली बार कलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, शायद मैं इतना काबिल नहीं। वो अकेले कॉलेज के मैदान में बैठे रहे। हवा चल रही थी, लेकिन उनकी आत्मा को कुछ भी सुकून नहीं दे रहा था। उस रात उन्होंने सोचा, क्या सपना सचमुच इतना दूर है? फिर उन्हें पिता की बात याद आई। मुश्किलें सिर्फ देखने आती हैं, गिराना उनका काम नहीं। अगले ही दिन वो फिर से किताबों के साथ बैठ गए, और इस बार उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। कड़ी मेहनत का पहला फल। उन्होंने अपने कमजोर विषयों को ऐसे पकड़ा जैसे उनसे कोई पुराना हिसाब चुकाना हो। हर सुबह जल्दी उठना, रात देर तक पढ़ना, कभी सपनों को दोहराना, कभी अपनी सीमाओं को ललकारना। धीरे धीरे गणित भी उन्हें समझ आने लगा। भौतिकी उनकी दोस्त बन चुकी थी, और वे दिन ब दिन बेहतर होते गए। कुछ ही महीनों में वो कॉलेज के सबसे मेहनती छात्रों में गिने जाने लगे। जब आत्मविश्वास ने पहली बार पंख निकाले। एक दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान था, वैमानिकी यानी एरोनॉटिक्स पर। प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर कई छात्र हिचक गए। लेकिन कलाम धीरे से खड़े हुए। आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब सही था। कक्षा में सन्नाटा छा गया, और प्रोफेसर ने कहा, यंग मैन, यू विल फ्लाई हाई। तुम बहुत ऊपर जाओगे। कलाम के दिल में जैसे एक शांत सी बिजली चमकी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि शायद उनका सपना उनसे दूर नहीं, उनके अंदर ही छिपा है। भाग्य का वो निर्णायक मोड़। दिन बीतते गए, असफलताएं कम होती गईं, मेहनत बढ़ती गई, और फिर एक दिन उन्हें वो विषय मिला जिसने उनकी तकदीर बदल दी, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग। जब उन्होंने पहली बार एयरक्राफ्ट के ढांचे, पंखों का दबाव और उड़ान के सिद्धांतों को पढ़ा, तो उनकी आंखों में वही चमक लौट आई जो बचपन में समुद्र किनारे पक्षियों को देखते समय आती थी। जैसे विज्ञान फिर से कह रहा हो, उड़ना है तो चलो हम साथ उड़ेंगे। जब सपनों ने किताबों से बाहर निकलकर दुनिया को छूना शुरू किया, समय बदल रहा था। कलाम अब वो छोटा लड़का नहीं रहे जो समुद्र किनारे बैठकर पक्षियों को देखता था। अब वो एक युवा इंजीनियर थे जिनके दिल में विज्ञान नहीं बल्कि उड़ान धड़कती थी। और इस उड़ान ने उन्हें पहुंचाया भारत की सबसे कठिन, सबसे महत्वाकांक्षी राह पर, वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान, जहां सपनों को आकार मिला। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाम सुनने में ही भारी, और वहां पढ़ना जैसे किसी सपने के भीतर चलना। लेकिन MIT आसान नहीं था। यहां मेहनत की कीमत नींद से, आराम से और कभी-कभी उम्मीदों से चुकानी पड़ती थी। एक दिन कलाम को एक जटिल परियोजना मिली, एक मिनी एयरक्राफ्ट का डिजाइन। मॉडल अधूरा था, समय कम था और दबाव बहुत ज्यादा। उनके प्रोफेसर ने कड़ी आवाज में कहा, अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ, तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी।
ये सुनकर कलाम के भीतर कुछ टूटने जैसा लगा, लेकिन अगले ही पल उनके भीतर की आग भड़क उठी। 3 दिन, 3 लगातार रातें, नींद के बिना, भूख के बिना, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, मॉडल पूरा करना है। और जब चौथे दिन उन्होंने मॉडल प्रोफेसर के सामने रखा तो वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वेल डन। ये 2 शब्द कलाम के लिए किसी पदक से कम नहीं थे। नासा, वो जगह जहां आकाश और विज्ञान एक ही भाषा बोलते थे। MIT पूरा होते ही कलाम को एक दुर्लभ अवसर मिला, नासा के लैंगले रिसर्च सेंटर में प्रशिक्षण। जब वे पहली बार अमेरिका के विशाल वैज्ञानिक केंद्र में दाखिल हुए, उनके कदम जैसे रुक गए। ऊंचे ऊंचे लैब, विशाल विंड टनल, टेस्टिंग चेंबर और वहां काम करते वैज्ञानिक जिनकी आंखों में सिर्फ एक भाषा लिखी होती थी, विज्ञान और आगे बढ़ना। कलाम ने वहां सबसे आधुनिक तकनीकें देखी, सबसे तेज इंजनों की आवाज सुनी और उड़ान के रहस्यों को सबसे करीब से महसूस किया। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज लगातार उन्हें खींचती रही, ये ज्ञान भारत के लिए है, ये यात्रा अपने देश लौटाने के लिए है। और यही विचार एक दिन उन्हें वापस भारत ले आया। इंडियन स्पेस रिसर्च, एक छोटे कमरे से शुरू हुई भारत की बड़ी कहानी। भारत लौटने पर कलाम ने इसरो की स्थापना टीम में कदम रखा। इसरो उस समय छोटा था, नाजुक था, लेकिन सपनों में उतना ही विशाल जितना आकाश। सिर्फ कुछ युवा वैज्ञानिक, कुछ उपकरण और एक दृढ़ विश्वास, भारत भी अंतरिक्ष छू सकता है। कई बार सामान गांव की बैलगाड़ियों में ले जाया जाता, रॉकेट के हिस्से साइकिलों पर ढोए जाते और प्रयोगशाला एक पुराने चर्च की इमारत में चलती थी। लेकिन इन सीमाओं ने कलाम की आत्मा को नहीं रोका, बल्कि हर चुनौती उन्हें और मजबूत करती गई। SLV-3, वो सपना जिसे पूरा करने में देश का भविष्य छुपा था। धीरे धीरे भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बना रहा था। कलाम को प्रोजेक्ट का नेतृत्व दिया गया। यह ऐसा ही था जैसे किसी युवा योद्धा को राजा की तलवार पकड़ा दी जाए। दिन रात काम, अनगिनत परीक्षण, बार बार असफलताएं और उसके बाद फिर उतनी ही दृढ़ता। SLV-3 सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये भारत का आत्मविश्वास था। कलाम जानते थे अगर ये सफल हुआ तो भारत की किस्मत बदल सकती है। आसमान अब नजदीक था। कलाम की आंखों में हमेशा वही चमक रहती जो कभी बचपन में समुद्र किनारे देखी गई थी। लेकिन अब उनकी नजर सिर्फ पक्षियों की उड़ान पर नहीं, बल्कि मानव जाति की उड़ान पर थी। और विज्ञान अब उनका दोस्त, उनका हथियार, उनका धैर्य और उनका धर्म बन चुका था। अब दरवाजे खुल रहे थे। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी पहली सांसें ले रहा था और उस यात्रा के केंद्र में एक शांत, मेहनती युवा वैज्ञानिक था, अब्दुल कलाम। कहानी अब सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, ये एक राष्ट्र की आत्मा की कहानी बनने लगी थी। SLV-3 की सफलता के बाद भारत ने उड़ान भरना शुरू तो कर दिया था, लेकिन आसमान में अपनी जगह बनाना अभी बाकी था। देश को एक ताकत चाहिए थी, एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों को नहीं, डर को खत्म कर सके, एक ऐसा प्रतीक जो दुनिया को बता दे कि भारत अब सिर्फ देखने वाला देश नहीं, बल्कि आगे बढ़कर खड़ा होने वाला देश है। और वहीं एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, अग्नि। कहानी अब सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, ये एक राष्ट्र की आत्मा की कहानी बनने लगी थी। SLV-3 की सफलता के बाद भारत ने उड़ान भरना शुरू तो कर दिया था, लेकिन आसमान में अपनी जगह बनाना अभी बाकी था। देश को एक ताकत चाहिए थी, एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों को नहीं, डर को खत्म कर सके, एक ऐसा प्रतीक जो दुनिया को बता दे कि भारत अब सिर्फ देखने वाला देश नहीं, बल्कि आगे बढ़कर खड़ा होने वाला देश है। और वहीं एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, अग्नि। उस कमरे की खामोशी जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। धुंधली रोशनी वाला एक कमरा,
मेज पर फैली ब्लूप्रिंटें, दीवारों पर टंगे रॉकेट के डायग्राम और बीच में खड़े थे अब्दुल कलाम। उनकी आंखें नींद से नहीं, जिम्मेदारी के बोझ से भारी थीं। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर कलाम, अगर हम ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो असफलता की संभावना बहुत अधिक है। कलाम ने दस्तावेज बंद किए, सिर उठाकर कहा, अगर डर जीत गया तो देश कभी नहीं जीतेगा। कमरे की हवा भारी हो गई, लेकिन तय हो चुका था, अग्नि प्रोजेक्ट शुरू होगा। तूफान की शुरुआत। प्रोजेक्ट शुरू होते ही मुश्किलें बिना दस्तक दिए आनी शुरू हो गईं। कभी इंजनों में तापमान सही नहीं रहता, कभी ईंधन संतुलन बिगड़ता, तो कभी छोटे से सेंसर की त्रुटि पूरा परीक्षण विफल कर देती। टीम थक जाती, अनुभवी वैज्ञानिक भी सिर पकड़ लेते, सरकार के भीतर भी सवाल उठने लगे। लेकिन एक आवाज थी जो कभी नहीं टूटी, कलाम की। वे रातों को लैब में घूमते, कभी शांत, कभी गहरी सोच में डूबे हुए, लेकिन हमेशा दृढ़। एक टीम के सदस्य ने पूछा, सर, आपको कभी डर नहीं लगता? कलाम मुस्कुराए, एक हल्की, थकी हुई मुस्कान। डर तो लगता है, लेकिन मेरा डर मेरे देश से बड़ा नहीं है। पहला परीक्षण। जब उम्मीदें टूट गई, वो दिन आया जब अग्नि का पहला परीक्षण होना था। लॉन्च पैड तैयार, टीमें तैयार और देश की आंखों में एक चमक। रॉकेट उठना शुरू हुआ, आग की लपटें नीचे फैलीं और सबकी सांसें थम गईं। लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद एक अचानक विसंगति हुई। रॉकेट हिलने लगा और फिर अचानक मार्ग से भटक गया। सायरन बज उठे, वैज्ञानिकों के चेहरों पर निराशा फैल गई। पहला परीक्षण असफल था। उस रात कलाम अकेले समुद्र किनारे चले गए। ठंडी हवा चल रही थी, रात गहरी थी और उनके दिल में एक तूफान। उन्होंने लहरों को देखा और धीरे से कहा, हार अंतिम सत्य नहीं है। उनके शब्द हवा में खो गए, लेकिन उनका इरादा नहीं। जी जान से लड़ने वाली टीम। असफलता ने टीम को तोड़ा नहीं, उसे जागृत कर दिया। किसी ने घर जाना छोड़ दिया, किसी ने रात भर लैब में सोना शुरू कर दिया, किसी ने अपनी जिंदगी की बचत प्रोजेक्ट पर लगा दी। कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो टीम की आत्मा बन चुके थे। वे हर गलती देखते, हर टूटे मन को संभालते, हर युवा वैज्ञानिक से कहते, हम मिशन नहीं कर रहे, हम इतिहास लिख रहे हैं। और इतिहास आधे मन से नहीं लिखा जाता। वो दिन जब आग ने अपना नाम साबित किया। सालों की मेहनत, अनगिनत असफलताएं, टूटे विश्वास और फिर जुड़ा हुआ साहस, सब एक दिन की ओर बढ़ रहे थे। अग्नि की दूसरी उड़ान। लॉन्च काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1। अचानक पूरे आसमान में आग की एक सुनहरी लपट उठी, सीधी, स्थिर, नियंत्रित। रॉकेट ऊपर बढ़ने लगा। पहला चरण सफल, दूसरा चरण सफल, तीसरा चरण पूरी तरह सफल। कंट्रोल रूम में कुछ लोग रो पड़े, कुछ चिल्ला उठे, कुछ शांत होकर सिर्फ मुस्कुराते रहे। कलाम कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे, आंखें बंद थीं, जैसे वो कह रहे हों, ये मेरी नहीं, ये भारत की जीत है। अब भारत सोते हुए डर नहीं जागेगा। अग्नि की सफलता के बाद दुनिया ने भारत को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। भारत ने साबित कर दिया था कि सीमित संसाधन कभी भी अस्थायी होते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति असीम होती है। और इस नए युग के केंद्र में एक शांत स्वभाव वाला वैज्ञानिक था, जिसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो कभी बचपन में समुद्र किनारे पक्षियों को देखकर आई थी। अग्नि सिर्फ मिसाइल नहीं थी, ये विश्वास था, एक ऐसी आग जिसने भारत की नियति बदल दी। अग्नि की सफलता के बाद कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। हल्की हवा चल रही थी, देश की उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन रास्ता
अभी भी कांटों से भरा था। जब विज्ञान और राजनीति आमने सामने खड़े हुए, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, मुश्किलें भी बड़ी होती गईं। कभी बजट कम पड़ता, कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाता, कभी नियमों की जंजीरें कदम रोकने लगती। एक बैठक में किसी ने पूछा, डॉक्टर कलाम, क्या हम इतनी तेजी संभाल पाएंगे? कलाम ने सिर उठाकर धीमे भारी स्वर में कहा, सपनों की गति डर की गति से हमेशा तेज होती है। असफलताएं जो भीतर तक हिला देती हैं। एक रात एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण के समय सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि हुई। रॉकेट ने संतुलन खो दिया और मिशन रद्द करना पड़ा। मैदान में सन्नाटा फैल गया। कई वैज्ञानिकों ने थकान से मेज पर सिर रख दिया। कुछ बाहर जाकर धुंधली रोशनी में चुप बैठ गए और कलाम वहां खड़े थे, शांत, मजबूत, स्थिर। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, असफलता गलती का अंत नहीं, वो प्रयास की शुरुआत है। जब कलाम ने अपनी टीम को ढाल की तरह बचाया, असफलता के तुरंत बाद मीडिया और राजनीति में आक्रोश बढ़ गया। पत्रकारों ने सवाल दागे, प्रोजेक्ट इतना महंगा क्यों? क्या हम सही दिशा में हैं? जिम्मेदार कौन? एक बड़ी बैठक में कलाम की पूरी टीम घबराई हुई बैठी थी। अचानक कलाम उठे, आवाज धीमी लेकिन वजनदार। अगर गलती है तो वो मेरी है, और अगर सफलता होगी तो वो मेरी टीम की होगी। कमरे में सन्नाटा उतर आया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, आप अकेले सबकी जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? कलाम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यही नेतृत्व है। उस पल टीम समझ गई, वे सिर्फ एक वैज्ञानिक के साथ काम नहीं कर रहे, एक संरक्षक के साथ काम कर रहे हैं। देश धीरे धीरे उठने लगा। अगले महीनों में टीम ने हर असफलता को गहराई से डाइसेक्ट किया, हर टूटे हिस्से को दोबारा जोड़ा, हर गलती को सीख में बदला, हर चुनौती को अपनी ताकत बनाया। धीरे धीरे प्रोजेक्ट स्थिर होने लगा। भारत ने महसूस किया, हम सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहे, हम अपना आत्मविश्वास बना रहे हैं। वो रात जब कलाम ने अपने दिल से बात की, एक देर रात लैब लगभग खाली थी। सिर्फ मशीनों की हल्की गूंज और बाहर से आती हवा का धीमा संगीत। कलाम अकेले बैठे थे, आंखों में थकान, दिल में जिम्मेदारी और दिमाग में देश। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं गिरूंगा तो देश हारेगा, और अगर मैं खड़ा रहूंगा तो देश भी खड़ा रहेगा। उन्होंने अपनी नोटबुक खोली और सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं असफलता नहीं हूं, मैं वो प्रयास हूं जो रुकता नहीं। उस रात उनकी आत्मा और भी मजबूत हो गई। असफलताओं ने उन्हें हराया नहीं, बल्कि गढ़ा। और अब भारत की सबसे बड़ी सफलता बहुत करीब थी। वो सुबह जब इतिहास सांस ले रहा था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। लॉन्च स्टेशन पर हल्की धुंध तैर रही थी और बीच में खड़े थे अब्दुल कलाम, सफेद कोट में लिपटी एक शांत सी आकृति, जिसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि एक चमक थी, विश्वास की चमक। आज अग्नि की दूसरी उड़ान थी। आज सिर्फ एक मिसाइल नहीं उड़ेगी,
आज एक देश का आत्मविश्वास आसमान को छूने वाला था। लॉन्च कंट्रोल रूम, जहां हर सेकंड धड़कन बन जाता है। कंट्रोल रूम में दर्जनों स्क्रीन जगमगा रही थी। हर वैज्ञानिक अपनी जगह पर बैठा, कड़ी निगरानी, तेज सांसें और आंखों में एक ही सवाल, क्या आज हम सफल होंगे? कलाम कमरे के बीच में खड़े थे। उनकी आंखों में किसी तरह का भय नहीं था, बस एक शांत सी दृढ़ता, जैसे वे भीतर ही भीतर किसी गहरी शक्ति से जुड़े हों। अचानक स्पीकर पर आवाज आई, T-30 सेकेंड्स। कमरे में सन्नाटा उतर आया। सभी घड़ियां, सभी सांसें सिर्फ इस एक पल पर टिक गईं। 3, 2, 1 और आग का जन्म। काउंटडाउन खत्म हुआ। एक भारी सी गड़गड़ाहट उठी, धीरे, फिर तेज, फिर दहाड़ की तरह। लॉन्च पैड के नीचे से आग की सुनहरी लपटें उठी, धुआं फैलने लगा, जमीन कांपने लगी और फिर अग्नि आकाश की ओर उठी, धीरे धीरे, स्थिर, शक्तिशाली। कंट्रोल रूम में कोई हिला भी नहीं। सब सांस रोककर देख रहे थे, जैसे ये सिर्फ मशीन नहीं, उनका खुद का दिल उड़ रहा हो। पहला चरण सफल, कुछ तालियां, फिर सब शांत। दूसरा चरण सफल, कई आंखें नम, फिर भी सब चुप। तीसरा चरण सबसे मुश्किल, सबसे महत्वपूर्ण, और जैसे ही स्क्रीन पर चमका, स्टेज 3 सक्सेस, कंट्रोल रूम फट पड़ा। तालियां, जयकार, आंसू, हंसी, सुकून, सब कुछ एक साथ। कुछ वैज्ञानिक कुर्सी पर बैठकर रो पड़े, कुछ एक दूसरे से लिपट गए, कुछ जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिए। खुशी को संभालना मुश्किल था और कलाम चुप खड़े रहे। हल्की मुस्कान, भीगी आंखें, जैसे दिल कह रहा हो, ये मेरी नहीं, ये भारत की जीत है। देश ने पहली बार उड़ान को महसूस किया। उस शाम जब अग्नि की सफलता की खबर पूरे देश में फैली, भारत की हवा में एक गर्व घुल गया। लाखों लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे। अखबारों ने सुर्खियां बदल दी, दुनिया ने अपनी नजरें भारत पर टिका दी। और पहली बार देश ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक निर्माता है, एक योद्धा है, एक उड़ान भरने वाला देश है। जब प्रधानमंत्री ने फोन किया, सफलता के कुछ ही मिनटों बाद फोन की घंटी बजी। डॉक्टर कलाम, जी बोल रहा हूं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की आवाज, आंखों में भर जाने वाली गर्माहट के साथ, आज आपने भारत को ऊंचा नहीं उठाया, आज आपने भारत को गर्व से भर दिया। कलाम कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सर, ये तो बस शुरुआत है। समुद्र किनारे वही बच्चा अब देश का मिसाइल मैन बन चुका था। रात में जब सारी हलचल खत्म हो चुकी थी, कलाम अकेले बाहर निकले। आसमान में सितारे चमक रहे थे। उनमें वही चमक थी जो कभी बचपन में दिन के उजाले में पक्षियों में देखी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद मेरे देश। उनकी आंखें भीग गईं, पर ये आंसू हार के नहीं, एक पूरी हुई उड़ान के थे। चैप्टर 7 एंड्स। अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये विश्वास था, आग थी, पुनर्जन्म था। ये वो पल था जब भारत ने आसमान से कहा, अब मैं भी उड़ सकता हूं। अग्नि की सफलता के बाद दुनिया बदल रही थी, लेकिन एक इंसान अंदर से वही था। देश में जश्न था, हर अखबार उनके नाम से भरा था, हर चैनल उनकी तस्वीरें दिखा रहा था। लाखों लोग उनकी तरफ देख रहे थे, मानो वे कोई हीरो हों, एक चमत्कार हो। लेकिन कलाम एक अलग ही दुनिया में खड़े थे, न शोर में, न रोशनी में, न तालियों में। वे भीतर जाते जा रहे थे, अपने ही मन की गहराई में। वहां
जहां शांति है, चुप्पी है और सच्चाई है। समुद्र उनका पहला गुरु था। एक शाम अग्नि की सफलता के बाद वे अकेले समुद्र किनारे गए। लहरें शांत थीं, हवा हल्की थी, आसमान तारों से भरा था। कलाम सूरज की जगह लहरों को देखते थे, क्योंकि लहरें कभी रुकती नहीं। वे हर बार टूटती हैं और हर बार लौटती हैं। उन्होंने कहा, प्रकृति हर बार कहती है उठो, फिर उठो, और शायद इसी वजह से वे कभी हार नहीं मानते थे, न बचपन में, न युवावस्था में और न आज। धर्म उनके लिए किताबें नहीं, इंसान थे। उनके पिता न बहुत पढ़े लिखे थे, न वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक रोशनी थी। कलाम ने उनसे एक बात सीखी, धर्म दीवार नहीं, धर्म रास्ता है। उनके घर में हिंदू भी आते, मुसलमान भी, ईसाई भी। माँ हर किसी के लिए खाना बनाती, पिता हर किसी के लिए दुआ करते, और यही माहौल उनके दिल में बस गया। इसलिए जब दुनिया ने उनसे पूछा, आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा धर्म इंसानियत है। गुरुओं की छाया IIT में, इसरो में, DRDO में जिन जिन लोगों ने उन्हें छुआ, उनकी आत्मा में कोई न कोई चिन्ह छोड़ दिया। प्रोफेसर, सहकर्मी, दोस्त, हर कोई उनकी यात्रा का हिस्सा बना। लेकिन कलाम कहते थे, मेरी असली शिक्षा मेरे अनुभवों ने दी है। या फिर वे रातें जब वे अकेले लैब में सारी दुनिया की थकान से जूझते थे, उन रातों में वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक इंसान थे जो खुद से लड़ रहा था और खुद को पा रहा था। शांत मुस्कान जो सब दर्द छुपा लेती थी। अग्नि के वर्षों में उन्हें कितनी ही आलोचनाएं झेलनी पड़ी, पत्रकारों से, राजनीति से, विदेशी दबावों से, यहाँ तक कि अपने देशवासियों से भी। लेकिन उनकी मुस्कान कभी नहीं टूटी। किसी ने उनसे पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं लड़ता, मैं देश के लिए लड़ता हूं, और देश मेरा अहंकार नहीं उठाता। उनकी आंखों में एक अजूबा उजाला था, जैसे कुछ बहुत गहरा, बहुत शुद्ध, बहुत सच्चा उनके भीतर जल रहा हो। अंदर उभरती हुई वह समझ जिसने उन्हें संत बना दिया। कलाम मानते थे कि मनुष्य की असली महानता उसके ज्ञान में नहीं होती, उसकी नीयत में होती है। उन्होंने एक बार कहा, विज्ञान मुझे समझ देता है, आध्यात्मिकता मुझे अर्थ देती है। वे रॉकेट बनाते थे, मिसाइल लॉन्च करते थे, लेकिन उनका दिल प्रार्थना की ओर खींचता था। लैब में उनका हाथ गणना करता था, लेकिन मन ईश्वर की ओर मुड़ जाता था। उनकी उड़ान आसमान तक जाती थी, लेकिन आत्मा नीचे पृथ्वी पर टिके लोगों के लिए धड़कती थी। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, ये एक आत्मा की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसने दुनिया को मिसाइल दी, लेकिन दुनिया को एक मुस्कुराता हुआ संत भी दिया। कहानी खत्म नहीं होती, कहानी सिर्फ आगे बढ़ती है। रात गहरी थी, आसमान में सितारे शांत खड़े थे, जैसे वे भी सुन रहे हों एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सपनों को सच करने में लगा दी। वो वैज्ञानिक, वो शिक्षक, वो दार्शनिक और वो इंसान जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लोगों की भीड़, तारीफें, सम्मान, सब कुछ था, लेकिन उनके भीतर हमेशा वही बच्चा था, समुद्र किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखते हुए चुपचाप एक सपना बुनने वाला। सपना जो सिर्फ उनका नहीं था, पूरा देश का था। उन्होंने हमें उड़ान का रास्ता नहीं दिया, उड़ान का साहस दिया। कलाम ने हमें ये नहीं बताया कि आसमान कैसे छूना है, उन्होंने ये सिखाया, पहले उड़ने का इरादा करो, आसमान खुद रास्ता दिखा देगा। उन्होंने मिसाइल दी, पर उससे भी बड़ी चीज दी,
हिम्मत, उन्होंने विज्ञान दिया, पर उससे भी बड़ी चीज दी आस्था। उन्होंने सफलता दी, पर उससे भी बड़ी चीज दी विनम्रता। उनकी जिंदगी एक सबक थी कि बड़े सपनों के लिए बड़ी शुरुआत नहीं चाहिए, बस एक ईमानदार कदम चाहिए। वो चले गए, लेकिन पीछे एक रोशनी छोड़ गए। 2015 की एक शांत शाम, एक व्याख्यान देते हुए युवाओं के बीच अपने ही पसंदीदा काम के दौरान वो गिरे और दुनिया बदल गई। लेकिन सच कहें तो वो गए नहीं, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, बस कहानियों में बदल जाते हैं। और उनकी कहानी आज भी हर दिल में चलती है। आज भी भारत के किसी छोटे गांव में कोई बच्चा रात के आसमान को देखकर धीरे से कहता है, मैं भी उड़ सकता हूं। और तभी कलाम का सपना फिर से जन्म ले लेता है, उड़ान जो कभी खत्म नहीं होती। उनकी आखिरी पंक्तियों में एक गहरा संदेश छुपा था, सपना सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। और आज हर भारतीय युवा में वो रोशनी चमकती है। हर असफलता में उनकी हिम्मत सुनाई देती है, हर सपने में उनकी आवाज गूंजती है, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया, देश सरकार नहीं है, देश हम हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत आगे बढ़ता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उड़ान उसी की खत्म होती है जो आकाश को छोटा समझ ले। और डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि आकाश कभी छोटा नहीं होता, और ना ही हमारा सपना। उड़ो, जब तक सपने पूरे ना हों, फिर उड़ो, क्योंकि सपने कभी खत्म नहीं होते। उड़ान अभी बाकी है, अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक हल्की सी रोशनी जलाई है, अगर इन शब्दों ने आपको कहीं भीतर से छू लिया है, तो इनसाइड बुक की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। हम हर कहानी में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा सच और बहुत सारी उम्मीद लेकर आते हैं। अगर आपको ये सुनकर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी अपने तक पहुंचाइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम एक नई कहानी सुनाएं आप सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, कहानियां हमेशा आपका हाथ थामे रहती हैं। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ इनसाइड बुक में।